हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास के पावलाव के क्लासिकी सिद्धांत और अधिगम अक्षमता से 120 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 2018, 2019, 2020 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 120 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। 90% आने का चांसेस यहाँ से है। एक सीट पक्का आपका होने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पावलाव किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जर्मनी? पावलाव जो थे रूस देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया या परिपक्वता? पावलाव का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पावलाव के सिद्धांत को अन्य नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर या चूहा पर? पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ता पशु पर किया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घंटी की आवाज प्रारंभ में क्या थी? अनुकूलित उद्दीपन थी, तटस्थ उद्दीपन, अनुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया? घंटी की आवाज प्रारंभ में तटस्थ उद्दीपन थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर घंटी क्या बन जाती है? बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर मुख्यतः घंटी जो है अनुकूलित उद्दीपन बन जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? घंटी सुनकर लार आना जो है मुख्यतः अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में यूसीएस का अर्थ क्या है? पावलाव के सिद्धांत में यूसीएस मुख्यतः अनुकूलित उद्दीपन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में यूसीआर का क्या अर्थ है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया, द्वितीय प्रतिक्रिया? पावलाव के सिद्धांत में यूसीआर जो है मुख्यतः अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पुनर्बलन, परिपक्वता, संबंध स्थापित करना या अंतर्दृष्टि? पावलाव के अनुसार अधिगम का आधार मुख्यतः संबंध स्थापित करना कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या करता है? पावलाव के सिद्धांत मुख्यतः अनैच्छिक व्यवहार की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, किसी बालक में विद्यालय का भय उत्पन्न होना किसका उदाहरण है? किसी बालक में विद्यालय का भय उत्पन्न होना मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में भोजन क्या था? पावलाव के प्रयोग में भोजन अनुकूलित
उद्दीपन था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में अधिगम किससे उत्पन्न होता है? अभ्यास द्वारा संबंध से, अंतर्दृष्टि से, निरीक्षण से या सृजनात्मकता से? पावलोव के सिद्धांत में अधिगम मुख्यतः अभ्यास द्वारा संबंध से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि अनुकूलित उद्दीपन को बिना भोजन के बार बार प्रस्तुत किया जाए तो क्या होगा? यदि अनुकूलित उद्दीपन को बिना भोजन के बार बार प्रस्तुत किया जाए तो वह विलोपन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलोपन का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रिया का बढ़ना, प्रतिक्रिया का समाप्त होना, उद्दीपन का हटना या अभ्यास का बढ़ना? विलोपन का अर्थ जो होता है प्रतिक्रिया का समाप्त होना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? पावलोव के सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः व्यवहार संशोधन में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? विभेदीकरण, समानीकरण, अंतरण या पुनर्बलन? जब समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया दी जाती है तो मुख्यतः वो समानीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभेदीकरण का अर्थ क्या है? विभेदीकरण का अर्थ है विशिष्ट उद्दीपन पर विशिष्ट प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद या संज्ञानवाद? पावलोव का सिद्धांत मुख्यतः मनोवैज्ञानिक विचारधारा से व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर का, पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? पावलोव के अनुसार सीखना जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध स्थापित करना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के प्रयोग में लार टपकना क्या था? अनुक्रिया, उद्दीपन, पुनर्बलन या प्रेरणा? पावलोव के प्रयोग में लार टपकना मुख्यतः अनुक्रिया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? परीक्षा देखकर घबराना, गणित का अभ्यास करना, साइकिल चलाना सीखना या कविता रटना? इनमें शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है परीक्षा देखकर घबराना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का कार्य कौन करता है? शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का कार्य भोजन करता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पावलोव के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपन का संबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के प्रयोग में CS का अर्थ क्या है? अनुकूलित उद्दीपन, अनुकूलित उद्दीपन, सामान्य उद्दीपन या द्वितीय प्रतिक्रिया? पावलोव के प्रयोग में CS का अर्थ है अनुकूलित उद्दीपन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CR का अर्थ क्या कहलाता है? CR का अर्थ है अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? पावलोव के सिद्धांत का मुख्य दोष मानसिक क्रियाओं की उपेक्षा करना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना मुख्यतः किस स्तर पर होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना मुख्यतः अचेतन एवं स्वचालित स्तर पर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के प्रयोग में प्रारंभिक घंटी क्या थी? CS, UCR, NS या CR? पावलोव के प्रयोग में प्रारंभिक घंटी मुख्यतः NS थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो एनएस का अर्थ क्या है। एनएस का अर्थ है तटस्थ उद्दीपन से इसका अर्थ होता है एनएस का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विद्यार्थी को शिक्षक की डांट से विषय की घृणा होना किसका उदाहरण है। किसी विद्यार्थी को शिक्षक की डांट से विषय से घृणा होना यह मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में सीखना कब पूर्ण माना जाता है। पावलोव के सिद्धांत में सीखना पूर्णतः जब संबंध स्थापित हो जाए तो वह पूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुनः प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पुनः प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है वह पुनरुद्धार कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अचानक समाप्त हो चुकी प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है। अंतरण, स्वतः पुनरुद्धार, अनुकरण या पुनर्बलन। अचानक समाप्त हो चुकी प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना मुख्यतः स्वतः पुनरुद्धार कहलाता है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में भोजन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पावलोव के सिद्धांत में भोजन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मुख्यतः पुनर्बलन कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम किस प्रकार का होता है। सक्रिय, निष्क्रिय, सृजनात्मक या वैचारिक। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम मुख्यतः निष्क्रिय प्रकार की होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत विशेष रूप से किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है। भावात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या रचनात्मक अधिगम। पावलोव का सिद्धांत विशेष रूप से भावात्मक अधिगम की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भय, घृणा तथा प्रेम जैसी भावनाओं का अधिगम किस सिद्धांत से अधिक स्पष्ट होता है। भय, घृणा तथा प्रेम जैसी भावनाओं का अधिगम मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध जितना अधिक होगा उतना ही अधिगम उतना ही स्थायी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बालक घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देने लगे तो यह क्या है। विभेदीकरण है, समानीकरण है, पुनर्बलन है या अनुकरण है। यदि बालक घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देने लगे तो वह मुख्यतः समानीकरण है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध या अंतर्दृष्टि। पावलोव के सिद्धांत में इनमें से अंतर्दृष्टि जो है तत्व जो है आवश्यक नहीं है। उद्दीपन, अनुक्रिया और संबंध ये तीनों जो है मुख्य रूप से आवश्यक है, ठीक है। तो इनमें पूछा गया है आवश्यक नहीं है, तो डी अंतर्दृष्टि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध मुख्यतः किससे है। प्रतिवर्ती क्रियाएं से, तार्किक चिंतन से, रचनात्मकता से या समस्या समाधान से। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाएं से है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में किस लिए उपयोगी है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में मुख्यतः आदत निर्माण, भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन निर्माण यह तीनों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन प्रस्तुत करने का क्रम महत्वपूर्ण क्यों है। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन प्रस्तुत करने का क्रम
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में अधिगम का स्वरूप क्या है? यांत्रिक, सृजनात्मक, चिन्तनात्मक या कल्पनात्मक? पावलोव के सिद्धांत में अधिगम का स्वरूप मुख्यतः यांत्रिक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पावलोव सिद्धांत का तत्व नहीं है? समानीकरण, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि या विभेदीकरण? निम्न में से पावलोव सिद्धांत का तत्व अंतर्दृष्टि नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समानीकरण, पुनर्बलन और विभेदीकरण यह तीनों जो है पावलोव सिद्धांत का तत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत आधुनिक शिक्षा में मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? पावलोव का सिद्धांत आधुनिक शिक्षा में मुख्यतः व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? घंटी सुनकर छात्र का कक्षा में जाना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रमुख उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में अनुकूलित उद्दीपन CS बनने के लिए क्या आवश्यक है? पावलोव के सिद्धांत में अनुकूलित उद्दीपन CS बनने के लिए बार बार संबंध प्रस्तुतीकरण आवश्यक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि विद्यार्थी परीक्षा कक्ष देखकर तनाव महसूस करने लगे तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? यदि विद्यार्थी परीक्षा कक्ष देखकर तनाव महसूस करने लगे तो यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के अनुसार अधिगम में कौन सा तत्व सबसे पहले उपस्थित होता है? उद्दीपन जो है पावलोव के अनुसार अधिगम में तत्व सबसे पहले उपस्थित होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अनुकूलित उद्दीपन UCS का उदाहरण है? घंटी की ध्वनि, प्रकाश संकेत, भोजन या प्रतीक चिन्ह? तो इनमें से भोजन जो है अनुकूलित उद्दीपन UCS का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में यदि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर हो जाए तो क्या होगा? पावलोव के सिद्धांत में यदि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर हो जाए तो सामान्यतः प्रतिक्रिया समाप्त हो सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में बालक की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? शास्त्रीय अनुबंधन में बालक की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः भावात्मक अनुभवों से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का शैक्षिक उपयोग नहीं है? तो इनमें से तार्किक चिंतन विकसित करना शास्त्रीय अनुबंधन शैक्षिक का उपयोग नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में बार बार अभ्यास से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध क्या कहलाता है? पावलोव के सिद्धांत में बार बार अभ्यास से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी छात्र को विद्यालय की घंटी सुनते ही प्रार्थना सभा याद आना किसका उदाहरण है? किसी छात्र को विद्यालय की घंटी सुनते ही प्रार्थना सभा याद आना मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मानसिक चिंतन की, उद्दीपन का संगठन की, उद्दीपन अनुक्रियन संबंध की या सामाजिक वातावरण की? पावलोव के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उद्दीपन अनुक्रिया संबंध की होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम क्षमता का संबंध मुख्यतः किससे होता है?
अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया में कठिनाई से होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? गणना क्षमता से, लेखन क्षमता से, पढ़ने में कठिनाई या सुनने की क्षमता? डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में बालक को कठिनाई किससे होती है? भाषा सीखने में, गणितीय संक्रियाओं में, चित्र बनाने में या खेलकूद में? डिसकैलकुलिया में बालक को गणितीय संक्रियाओं की सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित अधिगम अक्षमता है? लिखने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई या देखने में कठिनाई? डिस्ग्राफिया जो है लिखने की कठिनाई अधिगम अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? अत्यंत निम्न होती है, सामान्य या सामान्य से अधिक होती है, शून्य होती है या असामान्य रूप से कम होती है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों की बुद्धि सामान्यतः सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट अधिगम अक्षमता नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या सिजोफ्रेनिया? इनमें से मुख्यतः सिजोफ्रेनिया जो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता नहीं है। बाकी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया जो है अधिगम क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का प्रमुख लक्षण क्या है? अधिगम अक्षमता का प्रमुख लक्षण सीखने की गति में अत्यधिक कठिनाई होना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक को कठिनाई किससे होती है? अक्षरों की पहचान से, दौड़ने में, भोजन करने में या चित्र को देखने में? डिसलेक्सिया से प्रभावित बालकों को मुख्यतः अक्षरों की पहचान करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता का निदान किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अधिगम क्षमता का निदान मुख्यतः विशेषज्ञ टीम के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति क्या है? दंड आधारित शिक्षा, रटने की विधि, बहुसंवेदी शिक्षण या केवल व्याख्यान विधि? अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति बहुसंवेदी शिक्षण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट अधिगम क्षमता शब्द किस अधिनियम में सम्मिलित है? विशिष्ट अधिगम क्षमता शब्द मुख्यतः आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अधिनियम में सम्मिलित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा डिसलेक्सिया का लक्षण है? शब्दों को उल्टा पढ़ना, अधिक खेलना, कम बोलना या तेज दौड़ना? इनमें से मुख्यतः शब्दों को उल्टा पढ़ना डिसलेक्सिया का लक्षण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अधिगम क्षमता वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सहायक एवं संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर नहीं होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होना चाहिए, उपेक्षापूर्ण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया से प्रभावित बालक को कठिनाई किससे होती है? कुछ देर पहले देखा था हमने, भाषा समझने में, संख्या अवधारणा में, रंग पहचानने में या गाना गाने में? डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से संबंधित वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसे संख्या से इंगित करते हैं, संख्या अवधारणा को बालक को प्रभावित कठिनाई होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां
कैलकुलिया शब्द आया या कैलकुलेटर का जो शब्द आया वो गणित से रिलेटेड है, संख्या पद्धति या कुछ भी गणित से रिलेटेड, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का कारण क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल दोष, केवल गरीबी, केवल आलस्य, केवल अनुशासनहीनता। अधिगम अक्षमता का कारण मुख्यतः न्यूरोलॉजिकल दोष हो सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के मूल्यांकन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अधिगम क्षमता वाले बालकों के मूल्यांकन में मुख्यतः मौखिक एवं वैकल्पिक मूल्यांकन को प्राथमिकता देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया में बालक की लिखावट सामान्यता कैसी होती है? अब देखो डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ किसमें खींचा जाता है? कहीं ना कहीं एक डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था डिसकैलकुलिया, तो वो अंक से रिलेटेड है, कैलकुलेटर वर्ड आया है उसमें, और ग्राफिया जो है चित्र से रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यान देंगे डिसग्राफिया में कहीं ना कहीं आपको चित्र से रिलेटेड आपका इसमें होगा। तो देखते हैं ऑप्शन को, अत्यंत सुंदर, डिस्ग्राफिया में बालकों की लिखावट सामान्यता कैसी होती है? क्या अत्यंत सुंदर होती है, अस्पष्ट एवं अव्यवस्थित होती है, रंगीन होती है या मुद्रित जैसी होती है? तो डिस्ग्राफिया में बालक की लिखावट सामान्यतः अस्पष्ट एवं अव्यवस्थित होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लिखावट या चित्र से रिलेटेड आपको दिख रहा है, जिसमें अस्पष्ट लिखावट या अस्पष्ट चित्र का बनावट जो होता है डिस्ग्राफिया को इंगित करता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता किस प्रकार की समस्या है? स्थायी सीखने संबंधी समस्या, संक्रामक रोग, मानसिक रोग या चरित्र दोष? अधिगम क्षमता मुख्यतः स्थायी सीखने की संबंधी समस्या है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बालकों को क्या होना चाहिए, है ना? क्या उसे अलग रखना चाहिए, सामान्यता कक्षा में सहयोग देना चाहिए, विद्यालय से निकाल देना चाहिए या केवल घर पर पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में सहयोग देना चाहिए, जिससे उसके सर्वांगीण विकास हो सके और उसे ऐसा महसूस न हो कि वो एक अधिगम अक्षमता वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईईपी का पूर्ण रूप इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः किसमें भ्रमित होते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः समान अक्षरों में से भ्रमित होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक बी और डी अक्षरों को कैसे पहचानता है? ठीक है, किस प्रकार पहचान करता है? डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक बी और डी अक्षरों को मुख्यतः उल्टा पुल्टा पढ़ सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अधिगम क्षमता की पहचान के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम क्षमता की पहचान के लिए मुख्यतः प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों को पढ़ाने हेतु उपयुक्त रणनीति क्या है? छोटे छोटे चरणों में शिक्षण, लगातार दंड या केवल परीक्षा या मौन शिक्षण? तो अधिगम क्षमता वाले बालकों को पढ़ाने हेतु उपयुक्त रणनीति छोटे छोटे चरणों में शिक्षण पद्धति देना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में बालक को कठिनाई कैसे होती है? अब देखो डिसकैलकुलिया आ गया, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है जो इसको इंगित कर रहा है। जोड़ घटाव करने में, चित्र रंगों में, गाना गाने में या दौड़ने में? देखो जोड़ घटाव वर्ड आया, कैलकुलिया जो गणित से रिलेटेड है, यहाँ आपको इसको पकड़ना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जोड़ घटाव करने में डिसकैलकुलिया को कठिनाई होती है, डिसकैलकुलिया में कठिनाई होती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर का। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में आत्मविश्वास की समस्या मुख्य कारण क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों में आत्मविश्वास की समस्या का मुख्य कारण बार बार असफलता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? मुख्यतः इनमें से ऑस्टिम जो है अधिगम अक्षमता प्रकार का नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया ये तीनों जो है अधिगम अक्षमता प्रकार का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? को क्या चाहिए? ठीक है, तुलना करें, उपहास करें या व्यक्तिगत ध्यान दें या अनदेखा करें। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को मुख्यतः व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग डिसेबल्ड शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? लर्निंग डिसेबल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में सामान्यतः कौन सी समस्या पाई जाती है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों में सामान्यतः ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई की समस्या पाई जाती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को अधिगम अक्षमता वाले बालकों हेतु क्या करना चाहिए? वैकल्पिक शिक्षण सामग्री देना चाहिए, दंड देना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए या उपेक्षा करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः वैकल्पिक शिक्षण सामग्री देना चाहिए। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैकल्पिक क्यों देना चाहिए? ताकि वो लोग डायरेक्ट उस चीज़ को चूज कर सकें। वैकल्पिक जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से ऑप्शन वाला उसको क्वेश्चन देना चाहिए ताकि वो सही से और ज़्यादा दिमाग कम लगाए वो आसानी से उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों में मुख्यतः धीमी पढ़ने की गति की क्षमता पाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस विषय को प्रभावित करता है? भाषा, विज्ञान, खेल या कला? देखो, मैंने क्या बताया है, डिसकैल्कुलिया जो कि गणित को इंगित करता है, डिसग्राफिया वो पठन विकार को इंगित करता है या चित्र बनावट जो एक ग्राफ को इंगित कर रहा है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक भाषा विकार को इंगित करता है वो। ठीक है, डी को बी, बी को सी, सी या ऐसे कुछ वर्ड का शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, इस प्रकार डिसलेक्सिया का मुख्यतः जो है भाषा विकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों को किस प्रकार की सहायता उपयोगी होती है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों को मुख्यतः व्यक्तिगत परामर्श सहायता की उपयोगी होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसग्राफिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? लेखन कौशल पर, सुनने की क्षमता पर, दौड़ने की क्षमता पर या स्मृति पर? देखो, डिसग्राफिया का प्रभाव मुख्यतः लेखन कौशल पर पड़ता है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ग्राफ माने लेखन होता है, कैलकुलिया माने गणितीय से संबंधित होता है, ग्राफिया माने जो लेखन हो गया। ठीक है, और भाषा विकार होता है डिसलेक्सिया से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः भावात्मक समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का संबंध किससे नहीं है? न्यूरोलॉजिकल कारण से, सूचना संसाधन कठिनाई से, आलस्य मात्र से या संज्ञानात्मक प्रक्रिया से? देखो, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः आलस्य मात्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अधिगम क्षमता किससे होता है, इसमें एक क्वेश्चन भी बन रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल कारण से होता है, सही बात है। सूचना संसाधन कठिनाई से भी होता है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया से भी होता है। लेकिन आलस्य मात्र से
अधिगम अक्षमता नहीं होता, ये जो है अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों को बार बार अभ्यास कराने से क्या होता है? सुधार संभव है, स्थिति खराब होती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वे पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो अधिगम क्षमता वाले बालकों को बार बार अभ्यास कराने से सुधार संभव हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संकेत डिसलेक्सिया को का हो सकता है? डिसलेक्सिया, देखो इसमें आपको अब पहचानना है, जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, इसको आपको पहचानना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इनमें से मुख्यतः डिसलेक्सिया जो है वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में बालक को कठिनाई किससे होती है? समय और संख्या समझने में, रंग पहचानने में, गंध पहचानने में, या चित्रकारी में? तो देखो डिसकैलकुलिया शब्द फिर से आया है, तो समय और संख्या समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखो मैं इसको बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में वो कंटिन्यू बैठ जाए, स्ट्रांगली वो आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड करा रहा हूँ, ताकि इससे बाहर आप सोच ही ना पाओ कि इसका ये होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए मैं 60 एमसीक्यू तभी लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका सकारात्मक पुनर्बलन है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः किस प्रकार की त्रुटि करते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः अक्षर छोड़ना इस प्रकार की त्रुटि करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का, अधिगम अक्षमता का प्रभाव किस पर पड़ता है? अधिगम अक्षमता का प्रभाव मुख्यतः शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, कमजोर बच्चों को हटाना, या अलग विद्यालय बनाना? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है। ठीक है, सभी जो करके सीखने पर बल दिया जाता है इसमें समावेशी शिक्षा में। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया में बालक को किससे कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया में मुख्यतः बालक को ध्वनि और अक्षर संबंध समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक, नकारात्मक, दंडात्मक, या उपेक्षापूर्ण? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण मुख्यतः सहयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता को किस श्रेणी में रखा जाता है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता को मुख्यतः न्यूरो विकासात्मक विकार की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री मुख्यतः दृश्य एवं श्रव्य आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की सहायता हेतु शिक्षक को कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों की सहायता हेतु शिक्षक को कार्य को छोटे भागों में बांटे, जिससे अधिगम अक्षमता वाले बालक जो है उसे आसानी से कर सकें, सीख सकें। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता में रीडिंग डिसऑर्डर किसे कहा जाता है? अधिगम अक्षमता में रीडिंग डिसऑर्डर मुख्यतः डिसलेक्सिया को कहा जाता है।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में किस कौशल का विकास आवश्यक है? आत्मनिगमन, नियमन या आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा या भय? अधिगम अक्षमता वाले बालकों में मुख्यतः आत्मनियमन का विकास आवश्यक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया वाले बालक में सामान्यतः कौन सी समस्या होती है? देखो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कराया जा रहा है क्योंकि आपके माइंड में सेट हो सके। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया वाले बालक में सामान्यतः अक्षरों का गलत पठन की समस्या होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन करने के बाद आपको अधिगम अक्षमता से कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा आपको क्लियरली बताया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सॉरी, इसको नहीं बताया क्या? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षकों को मुख्यतः सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति विद्यालय का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति विद्यालय का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा होना चाहिए या दृष्टिकोण में होना चाहिए? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कैल्कुलिया में निम्न में से कौन सी समस्या देखी जाती है? डिस्कैल्कुलिया में मुख्यतः संख्याओं का क्रम समझने में कठिनाई की समस्या देखी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा वातावरण क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः सबसे उपयुक्त कक्षा सहयोगात्मक वातावरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में प्रेरणा बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम क्षमता वाले बालकों में प्रेरणा बढ़ाने हेतु एक शिक्षक को छोटी सफलताओं की प्रशंसा करें। वो कोई भी अगर कार्य करता है, ठीक है, या कार्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसे आपको सफलताओं प्रशंसा करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए कि वो आगे उस कार्य को आगे बढ़ा सके या नया कार्य कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता के कारण बालकों में कौन सी समस्या विकसित हो सकती है? अधिगम क्षमता के कारण बालकों में मुख्यतः हीन भावना की समस्या विकसित हो सकती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या ऐसा होना चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनकी क्षमता का अधिकतम विकास होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों